वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। इस सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 6, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। ये है आपकी यूनिट नंबर 7, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले चैप्टर में पढ़ना है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड आर एबल टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क। ये वो सिचुएशन है जिसमें एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, यानी कि जो मजदूरी की दर फिलहाल चल रही हैं उन पर एक इंसान काम करना चाहता है, उसकी इच्छा है काम करने की और उसमें क्षमता भी है काम करने की। इसका मतलब वो 14 ईयर्स से ज़्यादा बड़ा है, 65 ईयर्स से कम है उसकी एज, और वो किसी भी रूप से स्पेशली एबल्ड नहीं है, अर्थात एबल टू वर्क, वो काम करने की क्षमता रखता है, बट नॉट गेटिंग वर्क, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयड, और इस सिचुएशन को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ सिचुएशन ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, वो तो काम करना चाहता है, वो तो अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी, यानी कि बिना इच्छा के उसे खाली बैठना पड़ रहा है। वो काम करना चाहता है करंट वेज रेट पर, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। हु इज वर्कर? वर्कर कौन कहलाता है? अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई भी ऐसा इंसान जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज्ड है और देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अपना योगदान दे रहा है, ऐसे किसी भी इंसान को हम लोग कह सकते हैं वर्कर। वर्कर का मतलब कोई मजदूर नहीं है, बल्कि श्रम करने वाला। अब चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई मंत्री ही क्यों ना हो, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज्ड है और वो अपना योगदान दे रहा है देश के जीडीपी में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्कर्स। पॉइंट नंबर 1, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, एंड नंबर 2, हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, these are those workers who are engaged in their own business और own profession। अगर कोई भी इंसान अपने व्यवसाय या अपने पेशे में काम कर रहा है, अर्थात कोई भी उसका काम धंधा हो सकता है, वो किसी की नौकरी नहीं कर रहा है। इट इज अबाउट 37.9% इन अर्बन एंड 45.7% इन रूरल एरियाज। शहरों में 37.9, अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो 38% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में 45.7। इट कॉम्प्राइजेज 48.8 मेल एंड 39.9% फीमेल। राउंड ऑफ कह सकते हो 49%, और इसे राउंड ऑफ कह सकते हो 40%। देन हायर्ड वर्कर्स, These are those workers who work for others। ये वो लोग हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में इनको मिलती है मजदूरी, यानी कि वेजेस या सैलरीज, जिसे कंबाइंडली कहा जाता है रेमुनरेशन, यानी कि मेहनताना। अर्थात ये अपनी सर्विसेज दूसरे लोगों को देते हैं और उनके लिए काम करते हैं। वर्क फॉर अदर्स।
They render their services to others and as a reward get wages oblique salaries. ये अपनी सर्विसेज दूसरों को देते हैं और बदले में इनको मिलती हैं वेजेस या सैलरीज. इट इज अबाउट 62.1% इन अर्बन एंड 54.3% इन रूरल एरियाज. शहरों में 62.1% हमें देखने को मिलते हैं हायर्ड वर्कर्स और ग्रामीण क्षेत्रों में 54.3%. इट कॉम्प्राइजेज 51.6% मेल एंड 60.1% फीमेल. अगर कंबाइंडली दोनों टॉपिक्स को एक साथ पढ़ा जाए तो अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड है 37.9 और हायर्ड वर्कर्स हैं 62.1. सेम ऐसे ही रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं 45.7 और हायर्ड वर्कर्स हैं 54.3. अगर बात करें मेल फीमेल्स की तो 48.8% मेल्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बाकी के 51.6 जो नीचे दिया हुआ है वो हायर्ड वर्कर्स हैं. अगर बात करें फीमेल्स की तो 39.9% फीमेल्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बाकी की जो बची 60.1 वो कहलाएगा हायर्ड वर्कर्स. ध्यान रखिएगा यहां पर जो मैंने कलर्स सेम किए हुए हैं इनका टोटल हमेशा 100 आएगा. ग्रीन कलर को आप टोटल करेंगे 100 आएगा. ऑरेंज कलर को आप अगर ऐड करेंगे तो भी 100 आएगा और इस पिंक कलर को ऐड करेंगे तो भी 100 ही आएगा क्योंकि परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 होता है. इन शॉर्ट, जो व्यक्ति प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज्ड है और कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में वो वर्कर है. जो खुद के लिए काम कर रहा है वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और जो दूसरों के लिए काम कर रहा है वो हायर्ड वर्कर. नेक्स्ट, कैजुअल वर्कर्स. दीज आर द डेली वेजर्स. डेली वेजर्स मीन्स ये ऐसे लोग हैं जिनको रेगुलर बेसिस पर काम नहीं मिलता. दिहाड़ी मजदूरी पर ये लोग काम करते हैं. दे आर नॉट हायर्ड बाई देयर एम्प्लॉयर्स ऑन रेगुलर बेसिस. उनके एम्प्लॉयर्स के द्वारा उन्हें रेगुलर बेसिस पर काम पर नहीं रखा जाता. दे आर नॉट गिवन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. अर्थात ऐसे वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती. सामाजिक सुरक्षा का मतलब रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले बेनिफिट्स जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युइटी या फिर पेंशन. प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय खुद भी जमा कर सकता है और उसका एम्प्लॉयर भी उसके लिए प्रोविडेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकता है. यह पैसा रिटायरमेंट के टाइम पर मिलता है. ग्रेच्युइटी नंबर ऑफ सर्विसेज ईयर्स के आधार पर एक लम सम अमाउंट एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय को, जिसे कहा जाता है ग्रेच्युइटी. और पेंशन ये अप्रोक्सीमेटली सैलरी से हाफ पे की जाती है रिटायरमेंट के बाद. दे आर ऑफन अनस्किल्ड वर्कर्स. कैजुअल वर्कर्स ये वो वर्कर्स हैं जिनके पास कोई खास ज्यादा स्किल्स नहीं है अच्छे. देन रेगुलर वर्कर्स. These are on permanent payroll of their employers. ये वो एम्प्लॉयज हैं जिन्हें एम्प्लॉयर्स के द्वारा परमानेंट पेरोल पर रखा जाता है, यानी कि परमानेंट बेसिस पर उनकी सैलरी फिक्स कर दी जाती है और यह भी तय कर दिया जाता है कि हर साल उनको इंक्रीमेंट कितना मिलेगा. दैट इज नोन एज परमानेंट पे रोल. दे आर एंटाइटल्ड टू ऑल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. ये ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्हें एम्प्लॉयर की तरफ से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सभी बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, इंक्लूडिंग पेंशन, ग्रेच्युइटी एंड प्रोविडेंट फंड. दे आर ऑफन स्किल्ड वर्कर्स.
अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे वर्कर्स स्किल्ड होते हैं, यानी कि इनके पास कोई ना कोई कौशल होता है, कोई ना कोई आर्ट इनके पास होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज लेबर सप्लाई। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। ये एक अमाउंट है वर्कर्स का जो हमें पता चलता है कि कितनी वेज रेट होने पर कितने वर्कर्स ऐसे होंगे जो काम करने की इच्छा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने वर्कर्स को ऑफर किया कि मैं आपको एक दिन काम करने पर, जिसमें एक दिन में 8 घंटे काम करने पड़ते हैं, कि मैं एक दिन काम करने पर आपको 100 रुपीज पे करूंगा, और मैंने देखा कि मुझे एक भी लेबर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपीज वेज रेट पर लेबर सप्लाई 0 है। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा वेज रेट बढ़ा दिया, जैसे कि मैंने कर दिया 200 रुपीज। तो मैंने देखा कि केवल 2 ही लेबर काम करने को तैयार हो पा रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी लेबर सप्लाई बढ़ गई। अगर मैंने वेज रेट कर दिया 500 तो ज़्यादा वर्कर्स काम करने चाहेंगे। मैं जितने ज़्यादा रेट बढ़ाता जाऊंगा उतने ही वर्कर्स काम करना चाहेंगे मेरे पास। यही कहलाती है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का सीधा संबंध वेज रेट से होता है, और यहां पर यह बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेबर सप्लाई बढ़ती है वेज रेट को इंक्रीज करने पर। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स ऑफ वर्क। इसे मेजर किया जाता है मैन आवर्स ऑफ वर्क में या फिर मैन डेज में। कंसिडरिंग 8 मैन आवर्स इक्वल टू 1 मैन डे। ये एज्यूम करते हुए कि 1 मैन डे में 8 मैन आवर्स होते हैं, यानी जब एक आदमी एक दिन काम करता है तो इसका मतलब उसने 8 घंटे काम किया है। इट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड इन रिलेशन टू वेज रेट। लेबर सप्लाई को हमेशा वेज रेट से संबंधित ही मेजर किया जाता है। देन लेबर फोर्स। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। लेबर फोर्स का मतलब है कि एक्चुअली कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं। वो सभी वर्कर्स जिन्हें या तो काम मिला हुआ है या फिर वो काम करने की इच्छा रखते हैं लेकिन उन्हें काम मिला नहीं है अभी, वो सभी लेबर फोर्स कहलाते हैं। इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। इसका वेज रेट से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। पॉइंट नंबर 1, लेबर सप्लाई। इट रिफर्स टू सप्लाई ऑफ लेबर corresponding टू डिफरेंट वेज रेट्स। यानी कितने वेज रेट पर हमें कितने वर्कर्स की सप्लाई मिलेगी, यही कहलाता है लेबर सप्लाई। सप्लाई ऑफ लेबर corresponding टू डिफरेंट वेज रेट्स। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं वेज रेट बढ़ाऊंगा, यानी कि मजदूरी की दर बढ़ाऊंगा, तो मुझे ज़्यादा वर्कर्स काम करने के लिए मिल जाएंगे। जितनी मैं कम तनख्वाह ऑफर करूंगा उतने कम वर्कर्स आएंगे मेरे पास काम करने के लिए। दैट मीन्स यही कहलाएगा लेबर सप्लाई। सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क एंड इज ऑलवेज रिलेटेड टू वेज रेट। लेबर सप्लाई को हमेशा मैन डेज में मेजर किया जाता है और इसका संबंध हमेशा वेज रेट से होता है। लेबर फोर्स, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग
और विलिंग टू वर्क। लेबर फोर्स का मतलब एक्चुअली कितने वर्कर्स हमारे पास काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं। पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं उन सभी को लेबर फोर्स कहा जाता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, और इसका वेज रेट से कोई संबंध नहीं है। सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इकोनॉमी में नंबर ऑफ वर्कर्स कांस्टेंट भी हैं तो लेबर सप्लाई बढ़ सकती है और घट सकती है। कैसे? पूरी इकोनॉमी में नंबर ऑफ वर्कर्स उतने के उतने ही हैं, लेकिन जब मैं तनख्वाह ज़्यादा ऑफर करूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स मेरे पास काम मांगने आएंगे, और अगर मैं कम तनख्वाह ऑफर करूंगा तो मेरे पास लेबर सप्लाई कम होगी। तो लेबर सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज। क्योंकि लेबर सप्लाई को हमेशा मेजर किया जाता है मैन डेज में या पर्सन डेज में, और 1 पर्सन डे रिलेटिंग टू 8 आवर्स ऑफ वर्क। 1 मैन डे या कह सकते हैं 1 पर्सन डे। इसमें माना जाता है कि एक व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करता है। लेबर फोर्स, बिकॉज इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स, साइज ऑफ लेबर फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज only when the number of persons actually working or willing to work increase or decrease. लेबर फोर्स केवल तभी इंक्रीज या डिक्रीज होगी जब देश में वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं, जब वो इंक्रीज और डिक्रीज होंगे तभी लेबर फोर्स भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में डिफरेंस क्या है। इसका रिवीजन दोबारा कीजिएगा एक बार, और तुरंत वीडियो को बैक कीजिएगा, दोबारा पढ़िएगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल है थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक, वर्क फोर्स। कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि टर्म्स काफी हद तक सिमिलर हैं। लेबर फोर्स का मतलब अलग है, वर्क फोर्स का मतलब अलग है। लेबर फोर्स में हम लोग देखते हैं वो सभी लोग जो या तो काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वर्क फोर्स में केवल उन लोगों को काउंट किया जाएगा पूरी इकोनॉमी में जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता, केवल जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं उसे ही काउंट किया जाएगा वर्कफोर्स में। देयरफॉर वर्कफोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। लेबर फोर्स का मतलब वो सभी लोग जो या तो काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं, उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे वो लोग जो काम करने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन उन्हें काम मिला नहीं है, अभी काम कर नहीं रहे हैं वो लोग। तो पता चल जाएगा कितने लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, वही कहलाएगा वर्क फोर्स। नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड निकालने का तरीका, लेबर फोर्स में से माइनस कर दिया जाएगा वर्क फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब वो सभी लोग जो या तो काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं, उसमें से अगर माइनस कर दिया जाए वर्क फोर्स, यानी कि वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, तो क्या निकल आएगा? यही निकलेगा नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। दैट मीन इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग वर्क फोर्स को इधर ले आए और नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग को ले आए लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यही फॉर्मूला कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं पर उन्हें काम मिला नहीं है, ऐसे ही लोगों को हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयड, यानी कि बेरोजगार,
जिनके पास रोजगार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है उनके पास। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई साइज ऑफ लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाई 100। अर्थात जितने भी लोग काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम मिला नहीं है, उसको ऊपर रखा जाएगा, लेबर फोर्स को रखेंगे नीचे। जिसका मतलब क्या है, जितने लोग काम करने की इच्छा रखते हैं या एक्चुअली काम कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 100 से, तो पता चल जाएगा कि हमारे देश में बेरोजगारी की दर क्या है। दैट मीन्स रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड को ऊपर रखिए और जितने भी लोग काम करना चाह रहे हैं या एक्चुअली काम कर रहे हैं उसे नीचे रखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। पार्टिसिपेशन रेट यानी कि कितने लोग जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, इसे निकालने का तरीका है टोटल वर्कफोर्स को ऊपर रखा जाएगा। वर्कफोर्स यानी कि जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन यानी कि पूरी इकोनॉमी की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हमें पता चल जाता है कि पूरी इकोनॉमी में कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, और इसी को कहा जाता है पार्टिसिपेशन रेट। नेक्स्ट, साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। पॉइंट नंबर 1, इंडिया हैज अ वर्कफोर्स ऑफ नियरली 40 करोड़ ऑफ पर्सन्स। वर्कफोर्स मीन्स वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं लेकिन उन्हें काम मिला नहीं है, उन्हें यहां पर काउंट नहीं किया जाएगा। नंबर 2, अबाउट 70% मेल एंड 30% आर फीमेल वर्कर्स। इन 40 करोड़ में से अप्रॉक्सीमेटली 70% मेल्स हैं और बाकी 30% फीमेल हैं। अगर बात करें रूरल और अर्बन एरियाज की, तो 40 करोड़ में से 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 30% वर्कर्स शहरों में काम कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको डिटेल में आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन ध्यान रखनी है ये बात कि फीमेल वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज इज नियरली 30% वाइल इट इज ओनली 20% इन अर्बन एरियाज। शहरों में जितनी भी औरतें हैं उनमें से केवल 20% औरतें ही काम करती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी औरतें हैं उनमें से 30% औरतें काम करती हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है यहां पर कि गांव की औरतें परसेंटेज वाइज ज्यादा काम करती हैं। क्यों करती हैं, इस बात को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, वाई द बल्क ऑफ अवर वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड। जैसे कि अभी मैंने पिछले पेज पर देखा था कि जितना भी इंडिया में वर्कफोर्स है यानी कि 40 करोड़, उनमें से 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं और 30% लोग शहरों में काम करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा क्यों, यही सवाल यहां पर है। इट इंप्लाइज दैट मोर पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग एंड एलाइड एक्टिविटीज। क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग जो हैं वो कृषि में लगे हुए हैं या कृषि से संबंधित दूसरी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, बट कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस टू जीडीपी। लेकिन इनका जो योगदान है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो काफी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज। शहरों में फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज कम क्यों है। पॉइंट नंबर 1, फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ फार क्राई। यानी कि अभी भी देश में लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इंप्लाइंग लो अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स। यही कारण है कि उन्हें जॉब में अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलती हैं।
शहरों में फिर भी ज़्यादा भेदभाव नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को अभी भी ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। मैक्सिमम 12th या ग्रेजुएशन के बाद उनकी शादी कर दी जाती है। उन्हें कोई ऐसा कोर्स नहीं कराया जाता, कोई ऐसी डिग्री नहीं दिलाई जाती जो जॉब ओरिएंटेड हो। यही कारण है कि परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स जो हैं अर्बन एरियाज में भी परसेंटेज वाइज कम है। जेंट्स को देखते हुए, यानी मेल्स को देखते हुए, फीमेल्स आपको हमेशा कम दिखाई देंगी जॉब करती हुई। दूसरा कारण, अमंग मोस्ट फैमिलीज इन अर्बन एरियाज जॉब वर्क फॉर वुमेन इज स्टिल गवर्न बाय फैमिली डिसीजंस। अधिकतर शहरों में जो फैमिलीज हैं वहां पर लेडीज काम करेंगी या नहीं करेंगी, ये उनके डिसीजन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उनकी फैमिली के डिसीजन पर डिपेंड करता है। अप्रॉक्सीमेटली घर का हर मेंबर रेडी होना चाहिए, चाहे वो सास हो, ससुर हो, जेठ हो, देवर हो या दादाजी हो, यानी कि लड़के के ग्रैंडफादर। सभी लोग जब तक चाहेंगे नहीं, अगर एक ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं चाहता कि ये नौकरी करे, तो घर की बहू को काम पर नहीं लगाया जाता। ये सबसे बड़ा कारण है कि फीमेल वर्कर्स परसेंटेज वाइज कम हैं अर्बन एरियाज में भी। और इन सबसे बड़ी हस्बैंड की परमिशन तो चाहिए ही चाहिए। अगर सबने एक बार को हाँ कर भी दिया, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया कि मैं नहीं चाहता कि आप घर के बाहर जाकर नौकरी करें, इसका मतलब या तो नौकरी नहीं होगी, और अगर नौकरी होगी तो फिर तलाक होगा। अधिकतर ऐसे ही देखने को मिलता है, शादी छूट जाती है फिर। इसलिए औरतों को मजबूरन फैमिली के डिसीजंस मानने ही पड़ते हैं, और जो औरतें नहीं मानती हैं फैमिली के डिसीजंस, फिर वो घर टूट जाते हैं। और लेडीज ऐसा नहीं चाहती कि उनका घर टूटे, इसलिए मजबूरी में उन्हें घर में बैठना पड़ता है। यही कारण है कि परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर है स्टिल इन अर्बन एरियाज। पॉइंट नंबर 3, फीमेल वर्कर्स इन रूरल एरियाज आर लार्जली एंगेज्ड इन लो पेड एंड लेस प्रोडक्टिव जॉब्स। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो औरतें काम कर रही हैं वो लो पेड और लेस प्रोडक्टिव जॉब्स में एंगेज्ड हैं, यानी कि ऐसे जॉब्स जहां पर प्रोडक्शन काफी कम होता है और इसी वजह से उनको पेमेंट भी काफी कम दी जाती है, अर्थात लो पेड जॉब्स हैं ये। फिर भी ये औरतें काम करती हैं। क्यों करती हैं? जस्ट टू ऐड टू देयर फैमिली इनकम बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ये औरतें मजबूरी में काम करती हैं केवल अपनी फैमिली इनकम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनकी फैमिली गरीबी से जूझ रही होती है। यानी कि इतनी ज्यादा गरीबी होती है कि मजबूरी में इनको काम करना पड़ता है लो पेड एंड लेस प्रोडक्टिव जॉब्स पर भी। नेक्स्ट, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कैसे निकाला जाता है? अभी 2 पेज पहले आपको दिखाया गया था, उसे दोबारा देखिएगा और फॉर्मूले को याद कीजिएगा। इन अर्बन एरियाज it is 43.5% and rural areas 53%. रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब कितने परसेंट लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, यानी कि देश के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शहरों में 43.5% लोग काम करते हैं और रूरल एरियाज में 53%। और ये डेटा है 2015-16 का। पॉइंट नंबर 2, इन अर्बन एरियाज इट इज अबाउट 69% फॉर मैन एंड 16.2% फॉर वुमेन। शहरों में आप देख रहे हैं कि औरतों का पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, मेल्स का फिर भी ज्यादा है, 69% या कह सकते हो राउंड ऑफ 70%। पॉइंट नंबर 3, इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखें तो मैन का यानी कि
जेंट्स का रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है 77.3%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ 100 77 लोग आपको काम करते दिखाई देंगे जेंट्स, और फीमेल्स यानी वुमेन केवल 26.7%। फिर ये इंपॉर्टेंट बात आ गई कि गांव में काम करने वाली औरतों की संख्या शहर से ज्यादा कैसे है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसे डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। और थोड़ा सा इसका हिंट हमने पिछले पेज पर पढ़ा भी था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी ज़्यादा होती है और औरतों को अपनी फैमिली की इनकम में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है, इसलिए मजबूरी में वो लो पेड जॉब्स होने के बाद भी काम करती हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में औरतों का पार्टिसिपेशन रेट थोड़ा ज़्यादा होता है शहरों के कंपैरिजन में। अर्बन एरियाज में 16.2% औरतें काम कर रही हैं और रूरल एरियाज में 26.7%। ओवरऑल रेट ऑफ द कंट्री इज अबाउट 50.3%, राउंड ऑफ 50% कह सकते हो। यानी कि पूरी इकोनॉमी के अंदर टोटल पॉपुलेशन में से केवल 50% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो जीडीपी में अपना योगदान दे रही है, यानी कि वो प्रोडक्शन कर रही है। यही कहलाता है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेशन रेट। फैक्ट्स ऑफ रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया, इसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं? रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का जो भी हमने अभी डेटा पीछे पढ़ा। पॉइंट नंबर 1, हाई डिपेंडेंसी रेशियो। हर एक परिवार में, हर एक घर में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करते, वो केवल और केवल दूसरे फैमिली मेंबर्स की इनकम पर डिपेंड होते हैं। यही कहलाता है हाई डिपेंडेंसी रेशियो। इट इंप्लाइज दैट मैनी पीपल आर नॉट एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द फैमिली। हर घर में आपको ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलेंगे, कमाने वाला केवल एक होता है या दो होते हैं। परिवार में सदस्य होंगे 5, लेकिन कमाने वाला केवल 1 या 2। नंबर 2, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ज्यादा है, जेंट्स का भी और लेडीज का भी, लेकिन उनका प्रोडक्टिविटी लेवल लो है। इट पॉइंट्स टू लोअर प्रोडक्टिविटी, लोअर लेवल ऑफ इनकम एंड ग्रेटर पॉवर्टी इन द रूरल इंडिया। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोअर प्रोडक्टिविटी है, जिसकी वजह से उनको इनकम ज्यादा नहीं मिलती, और इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी ज्यादा होती है। पॉइंट नंबर 3, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतें ज्यादा परसेंटेज में काम करती हैं शहर के कंपैरिजन में, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इन रूरल एरियाज पॉवर्टी कंपेल्स वुमेन टू अवॉइड एजुकेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की वजह से औरतों को ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिल पाती एंड सीक एम्प्लॉयमेंट, लेकिन काम करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि परिवार गरीब है और उनको अपने परिवार की इनकम में कुछ ना कुछ जोड़ना है। लो वेज रेट इज द प्रिंसिपल रीजन वाई वुमेन लुक फॉर सस्टेनेबल जॉब्स एट एन अर्ली एज। यानी कि वेज रेट काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से गांव के परिवार अधिकतर गरीब होते हैं। यही कारण है कि औरतों को बहुत ही अर्ली एज में लो वेज रेट पर काम करना शुरू करना पड़ता है अपने परिवार का गुजारा करने के लिए। Why self-employment is higher in rural areas compared to urban areas? शहरों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। इसका कारण क्या है? इन अर्बन एरियाज पीपल लुक फॉर स्किल जॉब्स इन ऑफिस एंड फैक्ट्रीज। अर्बन एरियाज में यानी शहरों में अधिकतर लोग स्किल्ड हैं,
इसलिए वो काम ढूंढते हैं या तो ऑफिस में या फैक्ट्रीज में। वाइल इन रूरल एरियाज फैमिली फार्म्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई काम ढूंढता नहीं है, पता है अपने खेत तो हैं ही, वही चले जाते हैं काम करने के लिए। यही कारण है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। शहरों में काम ढूंढना पड़ता है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काम ढूंढते नहीं है ज़्यादा, मिल गया तो ठीक, नहीं तो अपने खेत तो हैं ही काम करने के लिए। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। नंबर 2, इन रूरल एरियाज नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड। ग्रामीण क्षेत्रों में नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज का मतलब कृषि के अलावा जो एक्टिविटीज हैं वहां पर ज्यादा काम नहीं होता। अकॉर्डिंगली पीपल जनरली डू नॉट शो प्रेफरेंस टू एक्वायर स्किल। यही कारण है कि आमतौर पर अधिकतर जो ग्रामीण लोग हैं वो स्किल्स एक्वायर करना नहीं चाहते। उन्हें पता है स्किल एक्वायर करके करेंगे क्या, करनी तभी खेती ही है। खेती के अलावा बाकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, तो इसलिए ना तो वो स्किल्स एक्वायर करते हैं ना ट्रेनिंग एक्वायर करते हैं फॉर नॉन फार्म ऑक्यूपेशन। दे प्रिफर टू स्टे ऑन फैमिली फार्म्स। वो केवल परिवार के खेत में ही काम करना चाहते हैं। दे प्रिफर टू स्टे ऑन फैमिली फार्म्स एंड फील्ड्स एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और यही कारण है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा ज़्यादा होता है शहरों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाकी अगले सेशन में करेंगे। तब तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन कीजिएगा। इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो टेक्निकल हैं, फॉर्मूले भी आए थे बीच में, उन्हें भी याद करना होगा। एमसीक्यू के हिसाब से फॉर्मूले काम आएंगे। न्यूमेरिकल्स उस चैप्टर से आते नहीं हैं एग्जाम्स में, लेकिन गारंटी नहीं है, हो सकता है अभी जाए, डिपेंड करता है बोर्ड पर। लिख कर याद कीजिएगा। थैंक यू।